Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है जनरल मोहम्मद अयूब खान का सुनहरी दौरे हुकूमत। दोस्तों, अयूब खान का दौरे हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी दौरे हुकूमत है। इस दौर में जो जो काम हुए आज तक उनके सम्राट से फायदा उठा रहे हैं। तो पाकिस्तान जब 1947 में आजाद हुआ तो बुनियादी तौर पर 11 साल के लिए यहां पर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन रही है। यहां पर हुकूमतें वक्त ब वक्त तब्दील होती रही हैं। तकरीबन 7 प्राइम मिनिस्टर इस अरसे में आए हैं, लेकिन उसके बाद अगला दौरे हुकूमत जो है ये 11 साल दौरे हुकूमत ये पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दौरे हुकूमत था। और इसी दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने वो तरक्की हासिल की कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया और यूं एक नए इरा का आगाज हुआ। आइए तो दोस्तों हम देखते हैं अयूब खान का दौर। इसे 3 हिस्सों में हम देखेंगे। अयूब खान के दौर की पॉलिटिक्स, फिर अयूब खान के दौर में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, और फिर लास्ट पर जो है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस अयूब खान के दौर में। तो आइए आगाज करते हैं। पॉलिटिक्स के लिहाज से अयूब खान का दौर, इसे डार्क एज कहा जाता है या डार्क इरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अयूब खान ने मार्शल लॉ इंपोज करने के बाद अपने जितने भी पॉलिटिकल हरीफ हैं उन सब हरीफों को जेल में भेजना शुरू किया और कुछ काले कवानीन का सहारा लिया, जिसे एब्डो कहते हैं, जिसे पोडो कहते हैं। एब्डो स्टैंड फॉर इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, पोडो स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिसेज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर्स। इन्हीं कवानीन के तहत अयूब खान ने अपने पॉलिटिकल हरीफों को 5-5, 7-7 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया। फिर अयूब खान ने बीडी सिस्टम यानी बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम 1959 में इंट्रोड्यूस करवाया और इसके तहत लोकल सतह पर और यूनियन काउंसिल के तहत नुमाइंदे मुंतखब हुए और यही नुमाइंदे जो हैं ये नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज और प्रेसिडेंट को मुंतखब करते थे। 40,000 ईस्ट पाकिस्तान में और 40,000 वेस्ट पाकिस्तान में इसके नुमाइंदे थे। 1962 में अयूब खान ने एक प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया और ये कॉन्स्टिट्यूशन उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का सरबराह जस्टिस शहाबुद्दीन था और जस्टिस कादर मंजूर ने ये डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन पेश किया और इस डिजाइन के तहत सदर अयूब खान तमाम पावर्स और इख्तियारात का मंबा और मरकज था। फिर 1965 में अयूब खान ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और इस इलेक्शन में 64% वोट्स हासिल कर अगेन प्रेसिडेंट बन गया। और फिर 1969 में पब्लिक प्रोटेस्ट के जरिए असर आकर अयूब खान ने रिजाइन किया। फिर अब हम देखते हैं अयूब खान के दौर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से अयूब खान का विजन था कि वो 3 एरियाज में पाकिस्तान को आगे लेके जाए। नंबर 1 एग्रीकल्चर में, दूसरा इंडस्ट्री और तीसरा इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, करप्शन का मुल्क से खात्मा किया जाए। तो इसके तहत उसने जो इकदामात उठाए हम उनका जायजा लेते हैं। पहले उसने एग्रीकल्चर में पाकिस्तान को खुद कफील करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया के साथ साइन किया। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान ने अपने हिस्से के 3 दरिया रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया को दे दिया। चनाब, जेहलम और सिंध जो है पाकिस्तान के पास रहा। इसके तहत अयूब खान का यही विजन था कि अगर इंडिया के साथ पानी का मसला हमारा हल होगा तो हम एग्रीकल्चरली डेवलप कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री था। यहां पर 70 से 80% लोग जो है वो देहातों में रहते थे और एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे। लिहाजा पहला उन्होंने ये मसला हल किया। फिर इस मसले को हल करने के बाद मुल्क में मंगला डैम, तरबेला डैम और वारसट डैम्स इनकी तामीरात शुरू कर दी। ट्राइब्यूटरी कैनाल्स वो बनानी शुरू कर दी। रावी, सतलुज और ब्यास जिन इलाकों को सैराब करते थे, ट्राइब्यूटरी कैनाल्स के जरिए उनको सैराब किया गया। यूं पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन नहरी निजाम वो बनाया गया और इसके जरिए पाकिस्तान में एक सब्ज इनकलाब आया। पाकिस्तान एग्रीकल्चर में ना सिर्फ
खुद कबील हो गया, बल्कि एग्रीकल्चर अपने अजनास जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक इदारा जो कि 1952 में बना था, PIDC, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस इदारे के तहत पाकिस्तान में मुकामी तौर पर इंडस्ट्री बनाई गई। गवर्नमेंट ने उसे सपोर्ट किया और उस इंडस्ट्री को बनाकर प्राइवेट लोगों को वो इंडस्ट्री सेल की गई, और यूं प्राइवेट सतह पर जो है इंडस्ट्री फ्लरिश हुई, और इस हद तक के पाकिस्तान जो है एशियन टाइगर बन गया सिर्फ अयूब खान के दौर में। इस हद तक यहां पर डेवलपमेंट हुई। फिर सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान्स में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। सेकंड में 100% रिजल्ट हासिल किया, और थर्ड 5 ईयर प्लान तकरीबन 70% इसमें कामयाबी हासिल की। फिर USSR, चाइना, अमेरिका और बरतानिया की मदद से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लगाए गए और उनमें कामयाबी हासिल की गई। और दुनिया का यही वो दौर था कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम तरबिला डैम तामीर किया गया। फिर दो बड़े इदारे वावडा और PIA वो इसी दौर में बने और इसी दौर में अपने पीक पे पहुंचे। इस हद तक पीक पे पहुंचे कि दुनिया के दूसरे ममालिक ने भी वावडा और PIA को कॉपी किया और पाकिस्तानियों से आकर सीखते थे। पाकिस्तानियों के 5 ईयर प्लान्स को सीखने के लिए साउथ कोरिया, सिंगापुर, तुर्की, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के इंजीनियर आते और पाकिस्तान से सीखते। और फिर करप्शन के खात्मे के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनको मुतहरक किया और पाकिस्तान में काफी हद तक करप्शन का खात्मा किया। फिर अयूब खान के दौर में जो है पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस, वो अगर हम देखें, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन किया। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपना कोर इशू, कश्मीर का इशू हल करने की कोशिश की। 1961-3 में US और बरतानिया की मदद से पाकिस्तान ने इंडिया के साथ डायलॉग्स किए कि कश्मीर का मसला हल किया जाए, लेकिन यहां पर मसला हल ना हुआ। साइनो इंडियन वार 1962 में हुई तो US ने इसमें इंडिया को सपोर्ट किया, तो पाकिस्तान शर्त रह गया इस मामले में कि US जो कि पाकिस्तान का एलाई है इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। एनीवे, पाकिस्तान ने कोशिश की कि कश्मीर का जो है मसला हल हो, लेकिन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने आते ही पार्लियामेंट से एक कानून पास करवाया जिसके मुताबिक कश्मीर इंडिया का पार्ट एंड पार्सल बन गया। तो ये एक वजह, ये एक वो हालात थे कि पाकिस्तानी मिलिट्री गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि कश्मीर का हल डायलॉग्स नहीं बल्कि जंग है। यही वजह है कि 1965 अप्रैल में पहले रेन ऑफ कच्छ की वॉर हुई, जिसमें पाकिस्तान ने गुजरात वाले मुकाम पर इंडिया को शिकस्त दी और इंडिया का काफी इलाका अपने कब्जे में लिया, जो कि आज तक पाकिस्तान के पास है। फिर ऑपरेशन जब्राल्टर हुआ, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हुआ, लेकिन इनकी नाकामी के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर 6 सितंबर को अटैक किया, और यह अटैक इस मंसूबे के साथ था, इस मकसद के साथ था कि इंडिया कसूर, लाहौर और सियालकोट पर कब्जा करेगा। लेकिन हुआ इसके बरक्स, पाकिस्तान ने कामयाबी से अपना डिफेंस किया। कसूर में दूसरे ही रोज इंडिया की तरफ पाकिस्तान ने चढ़ाई की और उनका खेम करन सेक्टर अपने कब्जे में ले लिया, जो कि एंड तक पाकिस्तान के पास रहा, और हजारों किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा। लाहौर का कामयाबी से दिफा किया, बाटापुर का और मुख्तलिफ यहाँ के सेक्टर्स उनका दिफा किया। मेजर अजीज भट्टी यहाँ पर उन्होंने कामयाबी से दिफा करते हुए शहीद हुए। फिर सियालकोट में चबंडा सेक्टर में टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद दुनिया की यह सबसे बड़ी जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। यूं इसके अलावा पाकिस्तान ने राजस्थान में भी कई किलों पर कब्जा किया, और इसके अलावा इंडिया ने कश्मीर में कारगिल का इलाका जो है उस पर कब्जा कर लिया। तो यूं ये जब जंग 17 दिन के बाद खत्म हुई तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इलाका इंडिया का अपने कब्जे में ले लिया था। फिर 1966 में 4 और 10 जनवरी को जो ताशकंद के मुकाम पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डायलॉग्स हुए और ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ। लेकिन ये ताशकंद डिक्लेरेशन ये बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ गया, क्योंकि अयूब खान ने यहां पर पाकिस्तान का कोर इशू कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की। इंडिया के तमाम इलाके उनको वापस कर दिए, जबकि होना यह चाहिए था कि अयूब खान कश्मीर के बारे में कोई ना कोई पेशरफ्त करते। यूं अयूब खान का ये ब्लंडर एट द एंड अयूब खान के जवाल का सबब बना। अयूब खान का फॉरेन मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो से अलग हो गया, उसने अपनी एक अलग
पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी बना ली और अयूब खान के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया और एट द एंड अयूब खान को 1969 में रिजाइन देकर यहां से जाना पड़ा। और जो अयूब खान का दौर जिसे हम इरा ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, इकोनॉमिकली पाकिस्तान एशियन टाइगर बना,